सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आसानी से बैठ सके उसमें बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और 5 सेकंड में श्वास को भरना है, पूरा भरना है, फेफड़ों में भरना है। चलिए करें, प्रारंभ करें। श्वास भरेंगे धीरे धीरे और अब इसको 15 सेकंड में नियंत्रित करके निकालना है। ऐसा नहीं कि गुब्बारे का मुंह खोल दिया एकदम से निकल गया हवा, नहीं। 5 सेकंड में भरना है, 15 सेकंड में धीमी गति से निकालना। करिए इसकी कम से कम 5 आवृत्ति करिए, 5 बार भरिए और 5 बार निकालिए। अक्षर, ये श्वास भरते हुए कमर ऐसे नहीं उठनी चाहिए और सांस निकलते हुए ऐसे नहीं आनी चाहिए, सीधे। 5 बार कम से कम ये अभ्यास करें। करना तो 11 बार चाहिए, लेकिन समय का अभाव है। अब जब आपको अभ्यास हो जाएगा और जिनको हड्डियां की बीमारी नहीं है, हृदय रोग नहीं है, बीपी की समस्या नहीं है, वो इस श्वास को भीतर होल्ड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक अभ्यास करते हैं होल्ड करने का, केवल वही करेंगे गुरुजी, जो स्वस्थ है। श्वास भरे कोई धीरे धीरे। स्कूल तो मैं जा सकता हूँ? क्या? स्कूल जाना है मुझे। जाना तो जाओ, जी। लेकिन आज आज तेरे कुछ नहीं किया, कान हिलाने का खेल खेला। कल से देखूंगा तेरे को। जी गुरुजी शाबाश। कल तुम ही कराएगा। जी गुरुजी करवा दूंगा। चलिए श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, निधि गर्दन सामने रखो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसको होल्ड करके रखें। ऑक्सीजन आपकी सभी नस नाड़ियों तक जा रही है। आपके मस्तिष्क से लेकर पैर के पंजों तक ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है। धीमे धीमे इसको बाहर निकालो। ये हुई भस्त्रिका की पहली अवस्था। अब ऑक्सीजन को भरना तो हम चाहते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब हम श्वास लेते हैं तो केवल वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर तो हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, दुनिया भर की गैसेज हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो सारी आपके भीतर जाती, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आगे केवल ऑक्सीजन जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इन सारी गैसेस से ऑक्सीजन को अलग कर लेती है? वो आपके फेफड़ों में एक संरचनाएं होती है, एल्वियोलीज, जहां पर ऑक्सीजन भीतर, बाकी सारी गैस बाहर। तो जो एक्स्ट्रा गैसेज है या जो CO2 वापस आनी है, उसको कैसे निकालें? ऑक्सीजन तो जा रही है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जब मिल रही है, लेकिन CO2 भी भीतर से आनी है। तो उसके लिए दूसरा अभ्यास है, श्वास भरेंगे और झटके से बाहर निकाल करिए। 5 5 बार करिए, श्वास भरे, झटके से बाहर निकालें। ये आपका भस्त्रिका का दूसरा। तीसरे अभ्यास में तेजी के साथ हम करते हैं,
जिसमें हमें कंधे उचकाने नहीं है। स्वाभाविक रूप से जितने ऊपर नीचे कंधे होने दीजिए, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना कंधों को उठाने के लिए। तो प्रारंभ करेंगे, सभी करेंगे एक साथ। देखिए कैसे धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे। ये गति, सारा शरीर झंझन आ जाएगा। कोरोना का पिताजी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप इस तरीके से ऑक्सीजन को भीतर बाहर, पूरे फेफड़े आपके खुल जाएंगे। और फोर्सफुली चूंकि हम करते हैं तो ऑक्सीजन पूरे नस नाड़ियों में पहुंचाएंगे। तो ये हुई भस्त्रिका की 3 गति। भस्त्रिका के बाद कौन सा प्राणायाम करते हैं, कौन बताएगा? अन्यास गुप्ता। गुरुजी कपालभाति। कपालभाति। कपालभाति आपको सब सिखाया जा चुका है। जैसे कोई मोमबत्ती नाक से बुझानी हो, एक तो फूंक मार के बुझाते हैं, एक नाक से बुझाती है, मुंह बंद रहेगा। इसमें दांतों को थोड़ा सा भींच के रखे, गर्दन सीधी रहेगी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको हृदय की कोई प्रॉब्लम है, वो 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक धीमी गति से करेंगे। सामान्य लोग जो है वो कितना, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। चलिए करते हैं इसको, थोड़ा सा प्रारंभ करें सभी। करें, सभी करें। और प्राणायाम में सुनते भी रहे। प्राणायाम में एक शर्त है कि प्राणायाम में आंखें बंद रहती है। भस्त्रिका में बंद करते हैं और अंत में खोलते हैं। प्राणायाम में आंखें बंद रहती है, क्योंकि अगर आपने प्राणायाम में आंखें बंद नहीं की तो ये ऊर्जा जो है वो आंखों के द्वारा बाहर निकल जाए, और जिसका आंखों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम करेंगे। ये अभी तक देखिए एंट्री मांग रहे हैं, करिए। भस्त्रिका में शरीर में कहीं भी गांठें हो, वो गांठें डिजोल्व हो जाती। गांठें 2 प्रकार की होती है, एक तो मांस से बनेगी और एक वाटरी फॉर्म यानी कि जल से बन जाती है। तो ये जल वाली तो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन मांस वाली जो है वो आजकल बहनों में बहुत प्रॉब्लम है। यूट्रस में गांठें, यूट्रस की 2 लेयर है, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। जब आउटर लेयर पर, इनर लेयर पर होती है तो प्रॉब्लम, दर्द होता है, मेंसेस गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा समय या कम समय या ना होना। उसके बाद अगर आउटर लेयर पर है तो उसका हमें पता ही नहीं चलता, ना उसमें पेन होता है और ना ही मेंसेस पर कोई फर्क पड़ता है, बाद में आकर के प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए यदि हम कपाल भाती नियमित करते रहते हैं तो ये बनती ही नहीं। ऐसे ही शरीर में अन्य भी गांठें हो जाती हैं, तो उन सबको
उत्पन्न ही ना हो, अगर हो गई है तो ठीक हो जाए, तो इसके लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो इसमें कपालभाति करने से लेके आपकी जो 16 तत्व आपके भोजन में होते हैं, यदि कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, मैग्नीशियम कम है, पोटेशियम कम है, सोडियम कम है, तो कपालभाति करने से वो भी पूरे हो जाते हैं। अब आप कहेंगे साहब वो कैसे पूरे हो जाएंगे, बाहर से कहाँ से आ जाएंगे? वो ऐसे पूरे हो जाएंगे कि कपालभाति प्राणायाम करने से सप्त धातु बहुत अच्छी बनने लगती है, आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है। और सप्त धातु जब बनती है तो भोजन में वो सारे तत्व जो होते हैं वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो बहुत खाता हूं, लगता ही नहीं। अरे लगेगा कैसे? जैसे खाया किया कुछ नहीं, सब धातु ठीक से बने नहीं, मल के रूप में बाहर निकल गया। जब आप उसको सप्त धातु अच्छी बनेंगी तो आपके सारे तत्व भी पूरे हो जाए। तो कपाल भाती अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। चलिए करिए, थोड़ी देर किया करें। इसमें हमें श्वास अंदर नहीं लेनी होती है, स्वाभाविक रूप से जितनी श्वास जाए उसी को बाहर फेंकना झटके से। तो परीक्षा में भी आ जाता है कि वो कौन सा प्राणायाम है जिसमें इनहेल नहीं, यानी कि पूरक नहीं किया जाता, केवल रेचक किया जाता है, वो यही प्राणायाम है। और इसको हठ योग में क्या कहा गया है? भाल भाती। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कपाल भाती का एक अन्य नाम बताइए, तो वो क्या है? भाल भाती। भाल कहते हैं मस्तक को, भाती कहते हैं ओज और तेज। इसके करने से हमारे चेहरे पर, हमारे मस्तक पर ओज और तेज की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए इसको भाल भाती भी कहा है। समझ आया? तो ये कपाल भाती प्राणायाम। तीसरे नंबर का प्राणायाम कौन सा है? हाँ, कपाल भाती 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट में 60 स्ट्रोक। और आपको अभ्यास जो कराना है अपने साधकों को, 15 मिनट का। 15 मिनट में कितने हो गए? 900 स्ट्रोक्स। जो 900 स्ट्रोक्स, 900 स्ट्रोक प्रतिदिन पेट में लगेंगे, तो फिर किसी प्रकार का इनडाइजेशन, डायबिटीज, शुगर जिसको मधुमेह भी बोलते हैं, ये कोई भी पेट से संबंधित समस्या नहीं उत्पन्न होगी। 900 टाइम जब झटका लगता है तो आपकी आंत और जितनी भी अमाशय है, ये बड़ी आंत है, सब के सब सुचारू हो जाती है। उनमें जमा हुआ अगर कोई भी चीज है वो भी उखड़ जाती है। ठीक है? तो कपालभाति। नेक्स्ट कौन सा है, कौन बताएगा? गुरु जी अग्निसार। नहीं। हाँ। हाँ? अग्निसार। अग्निसार नहीं। देखिए, गुरु जी अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम कहलाता है बाह्य बाह्य प्राणायाम, प्राणायाम को। बाह्य प्राणायाम, वायु प्राणायाम, सॉरी सॉरी गुरु जी, वायु प्राणायाम भूल गई, सॉरी। अनुलोम विलोम बाह्य प्राणायाम कहलाता है। बाह्य प्राणायाम के 2 भाग है, एक भाग है त्रिबंध और एक भाग है अग्निसार। अग्निसार क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया होती है। तो पहला भाग है त्रिबंध और दूसरा भाग है अग्निसार। त्रिबंध कौन कौन से होते हैं? जलंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। ठीक है? तो पहले हम श्वास भरते हैं, भरने के बाद गर्दन नीची कर लेते हैं, नाभि अंदर चलिए। बताने के लिए केवल हम ये बताएंगे, पहले नाभि, ये गर्दन नीचे करिए, श्वास बाहर ना निकले, फिर नाभि अंदर करिए, फिर मूल बंद करिए।
लेकिन सीखने के बाद ये तीनों क्रिया एक साथ हो जाती है। चलिए, श्वास भरेंगे, ना श्वास बाहर, नाभि अंदर, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगा करके बैठेंगे। मूल बंद की प्रवृत्ति होती है बार बार खुलने की, तो इस पर ध्यान रखें, ये खुले रहे। जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुरूप अभ्यास करना है। तो जब हम तीनों बंध लग जाते हैं, मूल बंध को खींच के रखते हैं, तो हमें ये आभास करना चाहिए, भावना करनी चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक ऊर्जा उठ रही है और जो सारे चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र। क्या क्या सोचना है, क्या भावना करनी है? जब तीनों बंद लगा दिए, मूल बंद खींच दिया, तो एक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइनल के अंदर से, उसे सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना के अंदर से एक ऊर्जा आ रही है और हमारे सारे चक्रों को भेदती हुई सहस्रार में रुक गई है। उसके बाद सहस्रार पर ध्यान लगा कर, ये है आपका त्रिबंध। अब इससे होगा क्या? जो कपाल भाती करने से जो सप्त धातु आपकी बननी अच्छी हो गई है, एक तो उन सप्त धातुओं का एब्जॉर्प्शन, पोषण अच्छे से हो जाएगा शरीर। दूसरा, जिन भाई बहनों को जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ता है रात को, जिनको एक आयु के बाद ड्रॉप्स निकल जाती हैं, कपड़ों में खराब हो जाते हैं, तो वो चीज ठीक होने लगती है। उनको, ऐसे लोगों को बटरफ्लाई करना चाहिए, कपालभाति, और ये तीनों को करने से ये बंद हो जाता है। दूसरे, एक तो ये हुआ, इसके लाभ हुआ। दूसरा, छात्र जो है, कम आयु वाले अविवाहित लोग, इसको प्लान को अधिक करें। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही अधिक लाभदायक है। ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के लिए त्रिबंध, मूल बंध लगाकर ऊपर की ओर खींचना बहुत ही लाभदायक है, उनको ये करना चाहिए। दूसरी क्रिया है इसमें अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्या है? इसमें हम प्रथम अवस्था में श्वास भर के श्वास बाहर निकाल देते हैं और नाभि को आगे पीछे चलाते हैं तेजी के साथ। जब हम इसमें अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर इस नाभि को हम ऐसे, पेट को ऐसे चलाना शुरू करिए। कुछ लोगों का ट्रैफिक जाम होता ही नहीं अंदर बाहर पेट, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से होने लगता है। तो इसको हम करेंगे। अब आप एक बार देख सोचिए कि एक डिस्टिल्ड वाटर भी अगर किसी ट्यूब में से निकाला जाए आपकी आयु के बराबर, 50 साल 40 साल, तो उसमें भी वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी जितनी वो पहले थी। तो आप तो कम से कम एक एक दो दो ट्रक माल खा चुके हैं अभी तक, और वो कहाँ से निकल रहा है? आंतों से निकल रहा है। तो वहां पर भी कुछ ना कुछ तो जमा हो ही जाता है, जिसके कारण हमारा ये पेट बाहर को निकला हुआ दिखाई देता है। आते नहीं बढ़ती है कि आते पहले कम थी अब ज्यादा आ गई कहीं से, ये मल की परतें जमने लगती है। यद्यपि आप ऑपरेशन करेंगे तो आप ये बिल्कुल साफ दिखाई देगी, क्योंकि वो अपने आप को रिकवर करती हैं। तो ये जो आते हैं, इनके अंदर यदि कुछ है तो ये कपालभाति करने से मल की परतें उखड़ जाती हैं, और उखड़ने से आपका डाइजेशन, पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। एक लेप्टिन और एक, दो हार्मोन होते हैं, एक भूख लगना, भूख लग रही है, वो हार्मोन सीक्रेट होता है तो वो बताता है भूख लग रही है, और दूसरा हार्मोन बताता है, ग्लैंडिन है शायद नाम, कि भूख अब और भोजन नहीं चाहिए। लेकिन जब आंतों में मल की परतें जम जाती हैं
तो ये लेप्टिन अपना काम करना बंद कर देता है और आपको वो दूसरे वाला जो भूख लगने वाला है वो बताता रहता है भूख लगी है, भूख लगी है, और ये अपना काम बंद कर देता है कि भूख अब और भोजन नहीं चाहिए। तो जो मोटे लोग हैं वो बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इसलिए उनका मोटापा और बढ़ता है, फैट सेल्स बढ़ती है, वो हाथों पर जमती है, हाथों में फैट सेल्स बढ़ेंगी तो आंतें बहुत और ज्यादा बड़ी दिखाई देंगी, पेट बाहर निकला दिखाई देगा। ये जो अग्निसार क्रिया है इसको कर लेने से इनकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक अभ्यास और करो। श्वास भरेंगे, श्वास बाहर, तीनों बंद लगाए। पहले बंद का अभ्यास, ऊपर की ओर मूल बंद खींचा, एक ऊर्जा हमारी स्पाइनल में सुषुम्ना में ऊपर की ओर आ रही है, सभी चक्र कमल दलों को खोलती हुई सहस्रार चक्र में स्थापित हो। बस ये हुआ बाह्य। अब एक अभ्यास अग्निसार, श्वास भरे, श्वास बाहर, करिए नाभि को आगे पीछे। मैं देखता हूँ कौन कौन कर रहे हैं, सबने तो वीडियो बंद कर ली है। करिए नाभि को आगे पीछे, हिलाइए खूब, सारी मल की परतें उखाड़ डालिए। ये हुआ आपका अग्निसार, अर्थात इन दोनों को मिला के कहा जाता है बाह्य प्राणायाम। क्या कहा जाता है? बाह्य प्राणायाम। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य। इसके बाद कौन सा करें दीपिका, नींद आ रही है? उज्जाई। इसके बाद कौन सा करें? उज्जाई। उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं देखिए, दो तरीके हैं। पहले आप अभ्यास के लिए छोटा छोटा कबूतर की तरह घुटन, आपकी श्वास गले से रगड़ती हुई आनी चाहिए। और इसमें खांसी उठती है, मुझे तो पहले ही खांसी हो रखी है। तो आप करिए, छोटा छोटा करिए और फिर बड़ा सा। गर्दन को यहाँ ले जाएंगे, थोड़ी को ऊपर खींचेंगे, थायराइड पैराथायराइड को दबाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे तो दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे। नीतू जी जरा माइक खोल के करके दिखाओ। नीतू जी, हाँ माइक खोल के करके दिखाइए एक बार। इसमें अगर खांसी उठती है तो इसका अर्थ है कि आप सही कर रहे हैं। धीरे धीरे वो खांसी उठनी बंद हो जाएगी 2-4 दिन बाद। और फिर आपका यहाँ पर जो आपका ये चेहरा वाला हिस्सा है, गले वाला हिस्सा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। थायराइड है, पैराथायराइड है, लार ग्रंथियां हैं, टॉन्सल्स हैं, जो आप बोलते हैं, बोलने वाला स्वर तंत्र है, सारा सिस्टम है इसके अंदर। तो उज्जयी प्राणायाम करने से इन सारे ईएनटी के जितने भी पार्ट्स हैं उनका सबका ही जी ने अभी अच्छा किया, तो ये सारे स्वस्थ हो जाते, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। लार एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है, यदि अच्छा आप सोचिए लार ना होती तो आपकी जिह्वा का, आपके मुंह का क्या हाल होता, ड्राई हो जाते, आप कुछ भी नहीं खा पाते। लार अल्कलाइन तो है ही है, वो तो सिस्टम अलग है, लेकिन अगर लार ना होती तो आपके चेहरे के मुंह के अंदर तरावट नहीं होती, ड्राई हो जाता बिल्कुल।
तो बहुत है। ये करीब करीब लगभग कितनी लार बनती है रोज? लगभग 1.5 लीटर लार रोज बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को घूट घूट पीना चाहिए, एक साथ नहीं उलटना चाहिए, ताकि लार उसके अंदर मिक्स होकर के जाए। ठीक है, इसलिए पानी को भी घूट घूट पी करके पीने की जरूरत होती है। ये 7:13 हो गए हैं। मुझे दिख रहा है कि दीपिका इधर उधर देख रही है। और ये हो गया आपका। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम आप अच्छे से जानते हैं, दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका। देखिए ये नासिका कौन सी है, इसको क्या बोलते हैं? इड़ा नाड़ी। ये पिंगला नाड़ी, मध्य में सुषुम्ना नाड़ी। हठ योग में आपको पढ़ाएंगे हम। तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना। इड़ा से श्वास भरेंगे। तो जब हम योग की कक्षा में जाते हैं तो हमारी भाषा यौगिक होनी चाहिए। तो वहां हम ये नहीं कहेंगे बाई नाक से सांस लो, दाई से छोड़ो, दाई से लो, बाई से छोड़ो। ओम जी गुरु जी। बोलिए नहीं। जी वज्रासन में बैठकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते। तो बाई नासिका से सांस लो, दाई से, ये नहीं बोल रहा है। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? योग शिक्षक वाली। इड़ा से श्वास भरा, पिंगला से बाहर निकाला। इड़ा से भरा, पिंगला से बाहर निकाला। पिंगला से भरा, इड़ा से बाहर निकाला। इड़ा पिंगला, पिंगला इड़ा, इड़ा पिंगला, पिंगला इड़ा। ये अनुलोम विलोम। अब नाड़ी शोधन क्या है? नाड़ी शोधन क्या है? नाड़ी शोधन में और अनुलोम विलोम में केवल एक ही अंतर है। नाड़ी शोधन हठ योग का प्राणायाम है, और हठ योग में प्रत्येक प्राणायाम में कुंभक लगाया जाता है। यानी कि श्वास भरा, बैठ गए कुंभक लगा करके, आधा मिनट 1 मिनट जितनी देर रोक सको। फिर श्वास निकाला, फिर बैठ गए कुंभक लगा के, फिर श्वास भरा, फिर बैठ गए कुंभक लगा। तो ये नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन से यदि 100 नंबर का लाभ है, तो अनुलोम विलोम से भी 98 98 नंबर का लाभ है। नाड़ी शोधन की आवृत्ति करने में बहुत समय लगता है, अनुलोम विलोम की आवृत्ति में समय नहीं लगता, जबकि लाभ लगभग लगभग दोनों का बराबर है। लाभ क्या है? जो हमारी नस नाड़ियां हैं, इनके अंदर आपने अब देखा होगा अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। और वो हमारे खान पान की गलत आदतों के अनुसार और आयु के अनुसार कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कोलेस्ट्रॉल जमेगा नहीं। और 90 दिन यदि आप आधा आधा घंटा सुबह शाम कर लें, तो जमा हुआ भी समाप्त हो जाएगा। 90 दिन में आपकी जो 8 नाड़ियां हैं वो शिशु के समान हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आपको कोई भी न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अनुलोम विलोम सभी को आता है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आता। अनुलोम विलोम। चलिए आज इतना ही करते हैं। कल मैम, कल आएंगी दूसरी मैडम। आज आचार्य जी का अंतिम सत्र था, वो उनको अच्छे से क्या देना होता है, क्या देना होता फीडबैक। उनको अच्छे से आज ग्रुप में फीडबैक दे देना। आचल जी ने 4 दिन 5 दिन आपकी सेवा की है, और कल से आपकी योग रत्न मिनी सुदर्शन जी कल से आप कराएगी 5 डेज। कल आना तो किसी और को था, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, उनको स्पाइनल प्रॉब्लम हो गई है, ज्यादा योग करने से हुआ, गलत योग करने से हुआ होगा। कल से उनके स्थान पर मिनी सुदर्शन जी आएंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ। और किसको कराना है शांति पाठ? राजीव जी कराएंगे, राजीव बिरला जी शांति पाठ कराएंगे। समय देखिए, पूरा योग कराने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए, और मेरे जैसे व्यक्ति को तो 2 में भी काम नहीं चलता।
पूरी बात तभी समझ में आती है। 1.5 घंटे में भी काम नहीं चलता है। प्रशिक्षण, योग कक्षा और योग शिविर तीनों के तरीके अलग अलग होते हैं। तो प्रशिक्षण में समय अधिक लगता है और सारी चीजें बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, समय ज्यादा लगता है। राजीव जी कराइए, और गुरुजी आपके आरती साथ पाठ समय पता ही कराइए। नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा अरे, सा गड़बड़ है आपकी ये में। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति कोशदय शांति वनस्पदय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति शांतिरेव शांतिरेधियो शांति शामा शांति सर्वज्ञम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। राजीव जी क्रम ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो रहा, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए शाम को मिलेंगे, और शाम को अक्षत को कराना है मंत्रोच्चार। हम रोज बताते रहेंगे किसका है, सब याद कर लीजिए मंत्र। आपको 25-25 मंत्र याद कराने हैं हमें, तो जी सब गुरुजी। याद करें, ठीक है जी जी। ओम तो ओम गुरु जी। चलिए, ओम शांति, आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुजी। गुरुजी। ओम ओम गुरुजी। ओम सभी गुरु को। जी।